क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं भाई? जल्दी से लिख दीजिए। हाँ चैतन्य, सुन पा रहे हो? तुम मुझे देख पा रहे हो? हाँ? दीपल, अमन, तो आप सब लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ? मुझे सुन पा रहे हो? गुड, बहुत बढ़िया। तन्मय, प्रथम, आयुष, कविश, नमस्ते बेटा, नमस्ते। दीप, हाँ। आज आज की जो क्लास है, आज की क्लास आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस के अंदर ग्रामर रूल पे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जेई मेंस में तो पक्का सवाल पूछे जाएंगे। तेरा नाम लिया तो सही, तो तेरा नाम डीआईपी डिप है। तो वो दीप है या डिप है पता नहीं ना। ओके, तो आज का लेक्चर ग्रामर रूल पे होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले हम ग्रामर रूल से शुरू करने से पहले वी विल डिस्कस डीपीपी थर्ड। तो बिना देरी किए हुए डीपीपी थर्ड निकाल लीजिए, ठीक है? और डीपीपी थर्ड के अंदर अभी कुछ बच्चे लेट आते हैं। मैं तो क्लास का वेट करता हूं कि कब क्लास शुरू होगी, कब क्लास शुरू होगी, मैं इस चीज का वेट करता हूं। ऑल्दो मेरी सुबह भी 2 क्लासेस होती हैं ऑफलाइन के अंदर, लेकिन फिर भी शाम की क्लास का वेट रहता है कि फटाफट क्लास शुरू हो, बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने डीपीपी थर्ड की क्या, थर्ड डीपीपी के अंदर कौन कौन से डाउट आए, वो डाउट क्यों आए, ये सारी चीजें, मतलब एक उत्साह सा रहता है। डीपीपी थर्ड तो डिस्कस होगी बेटा, क्योंकि डीपीपी थर्ड तो दी थी, है ना? हाँ सर्वेश, डीपीपी थर्ड डिस्कस होगी भाई। वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। चलो, आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ भाई। मैंने तो नाम ले लिया, तुझ तक पहुंचेगा, तुझ तक पहुंचेगा अभी। दी थी ना डीपीपी थर्ड, दी थी ना? डीपीपी मैंने दी थी ना? डीपीपी थर्ड नहीं किया? हाँ, डीपीपी थर्ड नहीं किया क्या? कर लिया ना? चलो आओ जरा डीपीपी थर्ड को डिस्कस करते हैं। ओके, तो डीपीपी थर्ड के अंदर डाउट बोलो। फर्स्ट वाला डाउट कैसे आ सकता है? हाँ? फर्स्ट वाला डाउट कैसे आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसकी रो 1 से के बाहर निकाल ले, रो 2 से के बाहर निकाल ले, रो 3 से के बाहर निकाल ले, तो के क्यूब हो गया ना। तो नया डिटर्मिनेंट के क्यूब डेल्टा है। नहीं, नया डिटर्मिनेंट के क्यूब डेल्टा है। क्या बताया? कॉमन निकाला, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जैसा बिल्कुल सेम सवाल मैंने क्लास के अंदर बताया था, है ना? D1 D2 D3 D4 D5 का सम करना है और P पर सिग्मा ऑपरेट कर दे रो 1 के अंदर, मतलब रो 1 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर P स्क्वायर P क्यूब है ना, तो सिग्मा ऑपरेट कर दे। क्या ये क्वेश्चन डाउट के लायक है क्या? देखो जरा, मतलब डीपी दिया हुआ है और ये निकालना है, डी आई का सिग्मा निकालना है, वेयर आई
1 से 5 तक। ओके, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये सिग्मा यहां ऑपरेट हो जाएगा, सिग्मा पी स्क्वायर्ड एंड सिग्मा पी क्यूब। कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो रहने दे। अब तुमको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिग्मा पी क्या होता है, n+1/2, तो n है 5, n+1/2, तो ये 15 आ गया। और तुमको मालूम है कि सिग्मा पी स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा पी स्क्वायर इज n+1, 2n+1/6। मेरा n 5 तक जा रहा है ना, तो इट विल बी 5 into 6 into 11/6, दैट इज 55। तो ये 15 हो गया, ये 55 हो गया। सिग्मा पी क्यूब अगर कोई जानता है कि ये सिग्मा पी का स्क्वायर होता है, तो सिग्मा पी अपन ने 15 निकाला हुआ है, तो ये 225 हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू रख दो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर भी किया था। क्वेश्चन 2 का चैतन्य हिंट दे रहा हूं। चैतन्य बेटा क्वेश्चन 2 का हिंट दे रहा हूं, तू हिंट से ही कर लेगा। तुझे ए की वैल्यू निकालनी है ना। क्वेश्चन 2 का हिंट दे रहा हूं। भाई मानते हो कि आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ax - 12, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो, दोनों साइड बराबर होंगी, ये आइडेंटिटी है। और आपसे पूछा है a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं x = 1 पुट कर देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा a - 12, और यहां पर डिटर्मिनेंट के अंदर x की जगह 1 पुट कर दे, तो इट इज 2 -1, 2 3 5 -1 4 3 0 5 1 1। ठीक बात है ना। तो चैतन्य तेरे को अपने आंसर का जवाब मिल गया कि x को 1 दोनों तरफ पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के अंदर ले लिया था। 10th क्वेश्चन नंबर 10 ये ऑलरेडी ले लिया गया है, ऑलरेडी टेकन इन क्लास। कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर सभी टर्म को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू गिवन डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होती है। तो मैं 5 दिया है, तो इसका आंसर 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात। ठीक है। 8th क्वेश्चन, अरे नहीं यार, 8th क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो डाउट। चलो, जो 8th डाउट पूछ रहे हैं आप वर्बली सुनो, वैसे ही हो जाएगा। जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कॉलम 2 में से 2 कॉमन निकाल लो, और फिर रो 2 में से 2 कॉमन निकाल लेना, तो वो 4 डेल्टा बन जाएगा, है ना। 7वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एपी में दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन इज टू इजी। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, 12th 11th देखो। ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पर फिर भी देख लो। b + c स्क्वायर्ड, b स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, a स्क्वायर्ड c + a स्क्वायर्ड, c स्क्वायर्ड, a स्क्वायर b स्क्वायर a + b
होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बोला है कि आप इसको ऐसा बनाओ, ए टाइम ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी क्यूब, ये बनाना है। अब देखो, अब इसको तुम देख रहे हो ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर बनाना है, तो आप एक काम करो, कॉलम 2 पर चले जाओ, यहां बी प्लस सी का स्क्वायर नजर आ रहा है ना, अगर मैं ए स्क्वायर में से ये घटा दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर बनेगा ना। तो ये थॉट आते ही मेरे दिमाग में ये आ गया कि एक काम किया जा सकता है, C2 को C2 माइनस C1 कर दे। सेम चीज मैं C3 के साथ भी कर सकता हूं, C3 को C3 माइनस C1 कर दो। ये दोनों ऑपरेशन मैं एक साथ लगा रहा हूं। तो कॉलम 2 एंड 3 पर मैंने चेंजेस किए हैं, तो कॉलम 1 को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो गया सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। यहां पे भी सेम काम किया, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुमको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर बनाना था। सो दिस इज ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक बात। अब इसके अंदर जो फैक्टर हैं, एक तो ए प्लस बी प्लस सी है ही, किसमें, कॉलम 2 के अंदर बात कर रहा हूं। कॉलम 2 के अंदर ये जो बनेगा, दिस विल बी, एक फैक्टर तो इसका आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और एक फैक्टर आएगा ए माइनस बी माइनस सी। सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन है, इसका एक फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और एक फैक्टर सी प्लस ए माइनस बी बनेगा। तो कॉलम 2 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला जा सकता है। सिमिलरली कॉलम 3 के अंदर देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। तो कॉलम 3 से भी ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों फैक्टर निकाल लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे साथ में आ गया। अब जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है उसको देख लो, इट इज बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड, और ये है ए माइनस बी माइनस सी, दिस इज सी प्लस ए माइनस बी 0, ए माइनस बी माइनस सी 0, ए प्लस बी माइनस सी। ये स्टेप तो बिल्कुल सिंपल साधारण स्टेप था। ठीक है, हां, गाइड हुआ था मैं यहां से कि ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर बनाना है, यहां से मैं गाइड हुआ। अब देखो, तुम देख रहे हो कि बी प्लस सी का स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा, और यहां पर मेरे पास में रो 2 के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी स्क्वायर है, रो 3 में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी स्क्वायर है। तो मैं इसी थॉट को देखते हुए रो 1 पर ऑपरेट कर रहा हूं कि रो 1 इज R1 माइनस R2 माइनस R3, रो 1 इज R1 माइनस R2 माइनस R3। तो यही कर देता हूं। सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर्ड, ये घटा दिया, यहां बच गया 2bc। इन दोनों को ऐड करके R1 में से घटा रहे हो, तो तुम देखो ए का टर्म चला जाएगा, बी का टर्म चला जाएगा, -2c बच गया, -2c। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके घटा रहे हो, ए कैंसिल होगा, सी भी कैंसिल होगा, -2b आ गया, -2b।
बस रो वन पर ऑपरेट किया है मैंने, तो इट इज बी स्क्वायर्ड सी प्लस ए माइनस बी 0 सी स्क्वायर्ड 0 एंड ए प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। ठीक, अब तुम कहोगे कि भाई एक काम करते हैं, 2 यहां से बाहर निकाल लेते हैं, है ना, 2 यहां से बाहर निकाल लो। ओके, इसी को ही हटा देता हूं। तो मैं 2 बाहर निकाल लूं यहां से, ये 2 यहां से बाहर निकाल लिया। ओके, अब देखो जरा, अब तुम्हें नजर आएगा सर यहां बीसी है, यहां माइनस सी दिया हुआ है। अगर मैं एक काम करूं, यहां पर 0 बना दूं, कैसे बनाऊं? C2 गोज टू C2 माइनस सी है, इसको प्लस सी बनाना है, तो प्लस 1/b टाइम कॉलम 1। ये ऑपरेशन सोचा, सिर्फ यहां 0 बनाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर माइनस बी है, तो एक ऑपरेशन लगा दिया, C3 गोज टू C3, यहां माइनस बी है, तो 1/c टाइम कॉलम 1, ये दोनों ऑपरेशन लगा दिए। सो दिस बिकम्स, दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर्ड। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 पे ऑपरेट किया है, कॉलम 1 एज इट इज कॉपी कर दिया। नाउ ये ऑपरेशन लगाया, ये 0 बन गया। यहां पर आप 1/b कर रहे हैं, तो ये b है, और जुड़ेगा तो c प्लस ए बच जाएगा। और यहां पर ये c स्क्वायर बाय b बना, इसमें जुड़ा तो ये c स्क्वायर बाय b हो गया। दूसरा यहां गया, यहां तो 0 बनाने के कारण ही तो मैंने ये ऑपरेशन किया था, ये 0 बन गया। यहां पर आपने कॉलम 1 बी स्क्वायर बाय सी बन गया, दिस विल बी बी स्क्वायर बाय सी, ठीक है। और यहां 1/c किया, c जुड़ा तो a प्लस बी रह गया, ये आ गया। मुझे लगता है इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिएगा, bc इंटू दिस प्लस दिस। मैं थोड़ा लिख देता हूं, वैसे तो आगे तुमको बनाना आना चाहिए कि ये बन गया, और इसके बाद में BC के रिस्पेक्ट में, रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किया, तो BC C प्लस ए प्लस बी माइनस दिस, तो माइनस BC। अब इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर देना, बन जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट इसके अंदर? एनी अदर डाउट? पूछो, फटाफट पूछो, चैट रुक क्यों गई? हां बच्चों, चैट रुक गई क्या? देखो, क्वेश्चन नंबर 12th देखो। तुम्हें है ना ये ABC ट्राइंगल के एंगल दिए हुए हैं, ये ABC ट्राइंगल के एंगल दिए हुए हैं। ओके, देखो 2 तरीके बताता हूं। एक तरीका तो यह है कि मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं। सो दिस इज -1 टाइम 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए माइनस कॉस सी
माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, माइनस कॉस से कॉस बी, प्लस कॉस बी। रो वन के रिस्पेक्ट में किया है, तुम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में करना। कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस बी। देखो जरा एक्सपेंशन सही है क्या मेरा? ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए साइन स्क्वायर्ड ए, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर्ड ए माइनस। नाउ सी, यहां पर जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, माइनस कॉस से कॉस बी। ट्राइंगल के एंगल है ना, यहां ए एंड बी आ रहे हैं, यहां सी आ रहा है, तो मैंने क्या कहा कि आप कॉस सी को यू कैन राइट कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, सो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना? तो यहां पर आपके पास में हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब जब तुम इसको ओपन करोगे, कॉस से कॉस बी वो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी बचेगा, और माइनस कॉस सी है, तो इट विल बी प्लस कॉस सी साइन ए साइन बी। सिमिलरली ये जो कॉस बी है, यू कैन राइट कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस सी, दैट इज माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी। जब इसको ए कॉस बी को लिखा है ना, ए प्लस सी। अब जब इसको तुम ओपन करोगे तो माइनस कॉस से कॉस सी वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और प्लस साइन ए साइन सी बचेगा, तो ये आ गया प्लस कॉस बी साइन ए साइन सी। ठीक है? अब तो आगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हैं। इन दोनों के अंदर तुमको कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या? साइन ए कॉमन नजर आ रहा है, तो साइन ए कॉमन लिया और बच गया अपने पास में साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। मुझे लगता है ये साइन बी प्लस सी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और ट्राइंगल के अंदर साइन बी प्लस सी इज साइन ए, तो ये साइन स्क्वायर्ड ए हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर्ड ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए, दैट इज इक्वल्स टू 0। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से किया। ठीक है? और कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से किया। अब जो तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा अच्छा तरीका है, देखो जरा, ये नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है? ऐसे 60 60 60 पुट करके क्या करना चाहते हैं अपन? जे एडवांस तो नहीं होता ऐसे। अब देखना जरा, अब एक सुंदर तरीका देखो, अच्छा तरीका। अच्छा तरीका क्या है? थोड़ा सा तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, है ना भाई, ट्राइंगल के अंदर तुम जानते हो कि ट्राइंगल एबीसी, ये साइड की लेंथ होती है ए, इस साइड की लेंथ होती है बी, इस साइड की लेंथ होती है सी, है ना? अब जरा सोचो कि क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन 11 ही तो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये तो मैं 12 बता रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर, हां तुम सोचो तो सही, कोई साइन रूल नहीं, नहीं हिट एंड ट्रायल नहीं, सोचो जरा।
मैं इसको हटा रहा हूं, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन का हो गया। सोचो, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है। कौन सा रूल यूज करूं? नहीं नहीं, कोसाइन रूल नहीं, नहीं कोसाइन रूल नहीं। अच्छा देखो जरा, अभी थोड़ा थॉट आएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, सोचो यार, मैं चाहता हूं तुम सोचो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज नहीं करना चाहता हूं। हां, अभी अभी कुछ थॉट समझ में आया बच्चों को। वेरी गुड, शाबाश। देखो, तुमने प्रोजेक्शन रूल पढ़ा है ना? प्रोजेक्शन रूल, ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, एंड सी इज इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये तुमने रूल पढ़े हैं ना? राइट। अब अगर मैं तुमको कह दूं कि तुम एक काम करो सिंपल सा, कॉलम 1 गोज टू ए टाइम कॉलम 1 प्लस बी टाइम कॉलम 2 प्लस सी टाइम कॉलम 3। फंडामेंटल कॉलम के साथ में आपने ए से मल्टीप्लाई किया है, आप यहां 1 लगा दीजिएगा, 1 बाय ए। ओके, ये प्रोजेक्शन रूल ही बता रहा हूं। तो ये हो गया माइनस ए, यहां आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी कॉस सी, यहां आपने सी से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो सी कॉस बी। कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या आया देखो, ठीक है, ये 0 हो गया ना, दिस इज नथिंग बट 0। अब देखो ये क्या बना, इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ए कॉस सी, ये माइनस बी, इसको सी से किया, सी कॉस ए, दिस इज अगेन 0। और इसको ए से मल्टीप्लाई किया ना तो ए कॉस बी, इसको बी से किया, बी कॉस से, और इसको सी से किया, माइनस सी, तो ये भी 0, बी कॉस ए, ये भी 0। कॉलम 1 की सारी एंट्री 0 हो गई, कॉलम 1 की सारी एंट्री 0 हो गई, तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ठीक है, जल्दी करो, आज अपन मैट्रिसेस शुरू कर सकते हैं, जल्दी करो। अरे प्रोजेक्शन रूल तो पढ़ा होगा यार। प्रोजेक्शन रूल के अंदर क्या है? प्रोजेक्शन रूल में क्या चीज है? ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल बी है, तो बी, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? प्रोजेक्शन इसका सी कॉस बी, और यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी हो गई? ये एंगल सी है, तो दिस लेंथ इज बी कॉस सी, और इन दोनों का सम ही तो ए है। ये हो गया प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, हां, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर आता है। 13 इज वेरी इजी। 13 के अंदर, 13 तो बहुत आसान सवाल है। 13 इज वेरी इजी। 13 तो मैं हिंट दे रहा हूं, आप तो ये स्क्वायर जो है ना ओपन कर दीजिए, आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए, मतलब जैसे मैं इसको ओपन करूं तो इट विल बी ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2, एंड दिस इज ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2, एंड दिस इज 1। ठीक है, और सिमिलरली ये बन जाएगा, वो तो यार सेम ही तो थॉट है, बी की पावर 2x, बी की पावर माइनस 2x प्लस 2, एंड बी की पावर 2x प्लस बी की पावर माइनस 2x माइनस 2,
and 1. This will be c की पावर 2x, c की पावर -2x प्लस 2, c की पावर 2x. ये ना बिना ओपन किए भी डायरेक्टली माइंड के अंदर भी कर सकते थे. अगर आप अब इनको जोड़ दोगे, सॉरी सबट्रैक्ट कर दोगे, मतलब c1 गोज टू c1 माइनस c2, तो तुमको नजर आ रहा है यहां पर 4 4 4 हो जाएगा. और इस 4 को बाहर निकाल लेना तो ये 1 1 1 बन के कॉलम 3 के साथ आइडेंटिकल हो जाएगा. ठीक बात. ये जो राहुल बेटा, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ऑप्शन दे के स्ट्राइक करता क्या करता, वो सब मुझे पता है, लेकिन हम लोग जेई एडवांस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं. जब तुम पूरा चीज पढ़ लोगे ना, उसके बाद में इनके छोटे छोटे जो तरीके हैं ना, जो तुम YouTube पे देख के बोल रहे हो, वो सब मुझे मालूम है, उनका कोई सेंस नहीं है. तो डीपीपी हो गया खत्म. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 14 प्रोडक्ट के अंदर दिखाई दे जाएगा देविक. क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जस्ट आप उसको क्वेश्चन नंबर 14 को कुछ नहीं करना, इस 1 को यू कैन राइट कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा. ये प्रोडक्ट का सवाल है, प्रोडक्ट से किया जा सकता है. कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको कॉस ऑफ बीटा माइनस बीटा लिख देना, एंड दिस इज कॉस ऑफ बीटा. ऐसे लिख के दो प्रोडक्ट में बांट देना. इसको दो प्रोडक्ट में लिख दोगे तो वो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हर टर्म तो 2 के एक्सप्रेशन से बनी है और ये 3/3 का है. तो जब तुम लिखोगे तो एक कॉलम पूरा का पूरा 0 आ जाएगा. ठीक है ना. 4 कैसे, मतलब अरे c1 माइनस c2 करोगे 4 नहीं आएगा क्या? इसमें से ये घटाओगे तो 4 नहीं आएगा क्या? चलो लेट्स स्टार्ट. ध्यान से समझो अब जरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको सवाल जरूर मिलेगा. ठीक है. अब देखो जरा, नहीं 15 में क्या डाउट आ गया? 15 के अंदर, अरे नहीं 15 में तो डाउट आ ही नहीं सकता. 15 के तो अंदर डाउट आ ही नहीं सकता. रो 2 को रो 2 प्लस 1 कर दोगे, रो 3 को रो 3 प्लस 1 कर दोगे, तब भी बन जाएगा. ठीक है. प्राची बेटा वही बोल रहा हूं कि आप सिंपल किसी भी ऑपरेशन से शुरू करो. R2 को R2 प्लस R1 कर दो, R3 को R3 प्लस R1 कर दो, तब भी बन गया. ओके. अब जरा फोकस करो, जो आपके काम आने वाली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर आप फोकस करो. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट. इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल. अब ये क्रैमर्स रूल क्या है देखो जरा. अगर आपके पास में मान लो मैं कहूं कि 3 इक्वेशन है, वैसे तो ये n इक्वेशन के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर 3 वेरिएबल तक की 3 इक्वेशन के अंदर है, तो मैं उसी पे बता रहा हूं. मैंने ये 3 इक्वेशन ली, इनको ना सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताऊंगा. बिल्कुल आसानी से हम XYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से. थोड़ा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना अगर तुमको आता है तो वी कैन फाइंड XYZ इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ओनली. ध्यान से समझना. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये 4 डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू डेल्टा बोलते हैं. जो XYZ के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें लेकर आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया, A1 B1 C1,
A2 B2 C2, A3 B3 C3. दिस इज नोन एज डेल्टा. और डेल्टा 1 इसको तैयार करने के लिए इसका जो कॉलम 1 है इसको कांस्टेंट D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया जाता है. दिस इज D1 D2 D3 और बाकी दोनों कॉलम सेम है, B1 B2 B3. देखो जरा ये क्यों डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इनका यूज करके हम कैसे XYZ फाइंड कर सकते हैं, अभी फील आ जाएगा. नाउ डेल्टा 2 इज, डेल्टा के अंदर कॉलम 2 को कांस्टेंट D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देना. सो दिस इज A1 A2 A3, D1 D2 D3 and C1 C2 C3. And finally we have डेल्टा 3, इसके थर्ड कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दो. सो A1 A2 A3, D1 D2 D3, ये B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3. ये 4 डिटर्मिनेंट तैयार किए जाते हैं. ओके अब देखो इनकी हेल्प से हाउ वी फाइंड XYZ मैं यहां बता रहा हूं. लेट कंसीडर योर डेल्टा 1. डेल्टा 1 इसके अंदर D1 D2 D3 कॉलम 1 के अंदर आ रहे हैं. इन D1 D2 D3 की जगह पे मैं ये वाले एक्सप्रेशंस यूज कर रहा हूं. सो D1 इज A1X plus B1Y plus C1Z. This is A2X plus B2Y plus C2Z. और ये हो गया A3X plus B3Y plus C3Z. तो मैंने D1 D2 D3 की जगह पे ये यूज किया और कॉलम 2 कॉलम 3 सेम रखे, B1 B2 B3, C1 C2 C3. ठीक बात, यहां तक तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं यहां पर ये ऑपरेट कर दूं कि C1 गोज टू C1 प्लस B1 है ना, B1Y, तो Y टाइम सबट्रैक्ट कर दो ना, माइनस Y टाइम कॉलम 2 माइनस Z टाइम कॉलम 3. अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं तो B1Y एज वेल एज C1Z ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये B2Y C2Z, B3Y C3Z ये दोनों कैंसिल हो गए. तो डेल्टा 1 विल बी A1X, A2X, A3X. मैंने X भी बाहर निकाल लिया एंड दिस बिकम्स A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3. सिंपल ऑपरेशन से मैंने डेल्टा 1 को X इंटू डेल्टा शो कर दिया. ठीक बात. D3 कहां पर, D3 तो है, सभी जगह सही लिखा हुआ है यार, तू कहां कर रहा है. हाँ भाई, कहां पर गगन, लास्ट इक्वेशन में D3 आना चाहिए. D3 कहां आना चाहिए, अच्छा यहां पर. ओके थैंक यू. तो मैं डेल्टा 1 इक्वल्स टू X इंटू डेल्टा पर आ गया. यह बात तुमको समझ में आई होगी कि इस ऑपरेशन से डेल्टा 1 को X इंटू डेल्टा प्रूव किया जा सकता है. क्या तुम मानते हो कि ऐसा अगर मैं डेल्टा 2 के साथ में करूंगा, सेम चीज, देखो ये डेल्टा 2, ये रहा डेल्टा 2, यहां पर D1 D2 D3 की जगह आप A1X प्लस B1Y प्लस C1Z लगाओगे, है ना, यहां पर लगाओगे, तो सेम तरीके से तुम मानते हो कि डेल्टा 2 Y इंटू डेल्टा आ जाएगा
एंड डेल्टा 3 विल बी z इंटू डेल्टा आ जाएगा। क्या तुम सब लोग इस बात से एग्री करते हो कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं, है ना? क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस तरह से x इंटू डेल्टा, y इंटू डेल्टा एंड z इंटू डेल्टा फाइंड किए जा सकते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल? डेल्टा 2 is y into delta. Delta 3 is z into delta. हाँ लिख लो। चैट में लिखोगे तो नोट्स नहीं बना पाओगे ना, नोट में लिखोगे तो जल्दी जल्दी बना पाओगे। ठीक है? हाँ, एग्री? ओके। अब हम आगे बात करते हैं, कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? लिख लो, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप इसको लिख लो। ठीक है, नोट कर लिया? प्रीवियस स्लाइड कोई देखना चाहे तो प्रीवियस स्लाइड देख ले। मैंने यहां पर तो कुछ नहीं किया, 3 इक्वेशन लिखी है, एक्स वाई जेड अननोन है और ए बी सी डी सारे नोन है। देख लो। ठीक है, ओके। ये भी नोट कर लिया आपने कि इस ऑपरेशन से मैंने डेल्टा 1 को x इंटू डेल्टा लेकर आया और मैंने कहा कि सेम ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे तो डेल्टा 2 को y इंटू डेल्टा ले आओगे और डेल्टा 3 को z इंटू डेल्टा ले आओगे। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताता हूं कि इनका यूज क्या है, क्या मतलब है इसका। अब थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि मेरा रिजल्ट क्या आया। इट इज x इंटू डेल्टा, डेल्टा 2 इज y इंटू डेल्टा एंड डेल्टा 3 इज z इंटू डेल्टा। अब अगर आपके पास में डेल्टा नॉन जीरो हो जाए, डेल्टा अगर नॉन जीरो हो जाए तो यू कैन डिवाइड बाय डेल्टा इन ऑल 3 रिलेशंस। तो हमारे पास एक्स वाई जेड का जो ट्रिपलेट आएगा दैट विल बी डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा एंड डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन मिला प्रोवाइडेड योर डेल्टा इज नॉन जीरो। डेल्टा नॉन जीरो होगा तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे डेल्टा से। ठीक है, अब सपोज करो डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा आपके पास में जीरो हो गया, राइट? अब डेल्टा जीरो हो गया तो डेल्टा से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और सोचूं कि ये दोनों बराबर कब आ सकती हैं, अल्टीमेटली तो हम बराबरी की चाहते हैं ना, तो डेल्टा अगर जीरो हो जाए एंड मैंने कहा कि डेल्टा 1 भी जीरो हो गया। अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि डेल्टा जीरो है और डेल्टा 1 भी जीरो है, तो मुझे एक्स बताओ। डेल्टा भी जीरो है और डेल्टा 1 भी जीरो है, तो मुझे यह बताओ कि कौन से एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। आंसर दिस।
कि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 भी 0 है, तो कौन से x इसको सेटिस्फाई करेंगे? कौन से x रख सकता हूं यहां पर? बताओ। एनी रियल एक्स, एनी रियल एक्स, है ना? मानते हो ना? कुछ भी रखो सर, डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 0 है, तो यहां पर कुछ भी रखो, क्या दिक्कत आ रही है? एनी नंबर, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, ठीक बात? बस इसी बात को ध्यान रखना कि अगर डेल्टा 1 0 हो जाए एंड डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये भी 0 हो जाए, यानी तीनों डेल्टाज, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये तीनों 0 हो जाए, तो यहां पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, ठीक बात? तो हम बोलते हैं यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी मैं इसके बारे में और बात करूंगा, अभी समझाऊंगा कि क्या है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 हो जाएं तो एक्स वाई जेड कुछ भी रखा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे और बात करेंगे। एनी इंटीजर नहीं राधिका बेटा, x can be any real number, not necessarily integer or natural number. x can be any real number. ठीक बात? तो तुमने यहां पर मान लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। अभी हम एक चीज और बात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखना बच्चों, मैं कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड लेट्स से इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेट्स से इक्वल्स टू 3। अगर मैं आपको कहता हूं कि इन तीनों का सॉल्यूशन निकालो, इन तीनों का सॉल्यूशन निकालो, तो तुम क्या कहोगे? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है सर मुझे कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर। अगर आप तीनों को सॉल्व करना चाहोगे तो यू वॉन्ट फाइंड एनी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ही नहीं तीनों के अंदर कोई कॉमन, है ना? अब देखो, अगर मैं तुमको कहूं कि इसका डेल्टा 1 क्या है, इसका डेल्टा तो 0 आ ही रहा है ना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसके अंदर डेल्टा 0 है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर डेल्टा 1 भी तो 0 हुआ, आपने इस 1 1 1 को 1 2 3 से रिप्लेस किया तो क्या हुआ? कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तो उसमें भी आइडेंटिकल हो गए। सिमिलरली you can see that delta 2 as well as delta 3, they all are zeros, है ना? ये सारे 0 हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस के अंदर ये सिर्फ एक्सेप्शन है। अब मैथ्स में भी एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको आप ध्यान रख लेना कि ऐसा हो सकता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा, चारों डेल्टा 0 हो जाएं, लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन हुई तो वहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक बात? और ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, मैंने आपको दिखा दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यू विल फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब ऑब्वियसली बात है, बच्चा ये पूछेगा कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को फाइंड कैसे करते हैं, आप लिखते कैसे हो? हाउ यू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखने का क्या तरीका है बच्चों? हम क्या करते हैं, समझ लेना, जब क्वेश्चन आएगा पॉसिबल, ये तुम्हारे सामने है ना, देखो ये क्रैमर रूल का एक्सेप्शन है कि ये ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ये तो मैं देख के बाय ऑब्जर्वेशन आपको बता सकता हूं कि इन तीनों के अंदर कोई एक्स वाई जेड सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन तुम डायरेक्टली देख रहे हो कि अगर क्रैमर रूल से जाओ तो चारों डेल्टा 0 आते हैं, है ना? तो चारों डेल्टा 0 आते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो चारों डेल्टा 0 आने के बाद में भी मैंने कहा कि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दिख नहीं रहा, ओके? तो इस केस का ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं इनको आप कैसे लिखते हो।
हाउ यू राइट डाउन द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका लिखने का एक सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड में से किसी एक को के मान लेते हैं। लेट्स से लेट z इज इक्वल्स टू के। अब जो तुम्हारी इक्वेशंस है ना, वो ऐसी आ जाएंगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू d1 माइनस c1 के, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू d2 माइनस c2 के, एंड a3x प्लस b3y इक्वल्स टू d3 माइनस c3 के। ऐसी बन जाएंगी। अब आप कोई सी भी दो इक्वेशन मुझे लगता है सॉल्व करके x एंड y निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स x एंड y k की टर्म में आएंगे, ठीक बात। तो वो k की टर्म में निकाल दिए, तो आपके पास में ऐसा कुछ आंसर आ सकता है कि 2k माइनस 3 k प्लस 1 एंड k, और k की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके लिए आपके पास ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लिखने का एक तरीका है कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को कैसे लिखें। तो हम किसी एक, नॉट नेसेसरली z इक्वल्स टू के, आप x को या y को किसी भी एक को k बोल देना, और k की टर्म में बाकी दो वेरिएबल के सॉल्यूशन निकाल लेना, ठीक बात। तो डेल्टा अगर 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, या नो सॉल्यूशन का भी केस हो सकता है। अब तीसरी बात कि अगर आपके पास में डेल्टा तो 0 हो, लेकिन कम से कम एक डेल्टा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई इज नॉन जीरो। मान लो डेल्टा 1 नॉन जीरो हुआ, डेल्टा 1 नॉन जीरो हुआ और डेल्टा 0 है, तो तुम्हें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो कोई सा भी एक डेल्टा, मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई सा भी एक डेल्टा अगर नॉन जीरो हुआ तो तुमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इज नो सॉल्यूशन। तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब डेल्टा नॉन जीरो हो जाता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। डेल्टा अगर 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 हो जाए तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ये वाला, यहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और अगर डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो रहे तो तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। A3 एक्स ही है वो, दिस इज एक्स। के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए होता है ना। मैंने ये कब कहा कि के कैन बी एनी रियल नंबर? के पे भी तो कंडीशन आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने सॉल्व किया और मान लो y आ गया 5, ये आ गया k और ये आ गया k प्लस 1। ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाकी के दोनों k पे डिपेंड करेंगे, है ना। ठीक है।
ओके, समझ में आ गया, गुड। यही तो बताया कि अगर डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 तो ये होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन का भी केस हो सकता है। अब थोड़ा सा टर्म मैं बता देता हूं, थोड़ी सी टर्म मैं बताता हूं। नोट डाउन कर लिया? मैंने काफी समय दे दिया, मुझे लगता है तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, हाँ, मिनिमम 1K पर डिपेंड होगा, बिल्कुल सही है। दो दो अगर मिनिमम 1 नहीं, अगर दो, अगर ऐसा कभी नहीं होगा 5 7K, ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 5 7 y की वैल्यू 5 और z की 7 आ गई तो भाई x की भी तो कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो k थोड़ी रहेगा। ठीक है, ये दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी टर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ये बस टर्म्स है, इनको याद रखना है। कंसिस्टेंट सिस्टम एंड अदर इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट इज नो सॉल्यूशन। बस ये टर्म्स है, इनको याद रख लेना, जेई वाले यूज करते हैं, आईआईटी वाले, बस इनको याद रखना है। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई जेड जो ट्रिपलेट हैं, दे विल बी, अब ये कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब डेल्टा नॉन जीरो है, और मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी, डेल्टा नॉन जीरो के साथ में इनफाइनाइट वाला भी डाल देंगे। चलो, एक्स वाई जेड ऐसा अपन ने बनाया ना, इसमें भी अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों जीरो हो जाएं, इफ डेल्टा 1, बस ये याद रखने हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों जीरो हो जाएं एंड डेल्टा नॉन जीरो रहे, तो आपको एक्स वाई जेड सारे क्या मिल जाएंगे? दे विल बी 0 0 0। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। सारे वेरिएबल अगर जीरो हो जाएं तो हम बोलते हैं ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। दिस इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और कम से कम एक वेरिएबल एक्स वाई जेड में से कम एक वेरिएबल नॉन जीरो रहे तो उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर सारे 0 0 0 होने चाहिए और बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। दे आर नोन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक बात। इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है? कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो हम बात कर चुके हैं यहां पर कि डेल्टा जीरो हो जाए और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई इज नॉन जीरो, वो हम बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहां पर टर्म बताना चाह रहा हूं। एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन याद रखना कि क्या होता है, एक ये याद रखना कंसिस्टेंट सिस्टम इज हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। नोट डाउन कर लो फटाफट। रियल नंबर सिस्टम पर अगर हम बात करें तो इमेजिनरी सॉल्यूशन
आ भी सकते हैं, कोई इक्वेशन ऐसी बन जाए, है ना, इमेजिनरी सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। वो तो इक्वेशन कैसी दे रखी है, के की जगह डब्ल्यू ले लो, एल ले लो, एम ले लो, एन ले लो, ये तो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसी इक्वेशन की। ऐसी इक्वेशन की नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है सारे 0 0 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो। 3 0 0 इज नॉन ट्रिवियल, 2 1 0 इज नॉन ट्रिवियल, 1 2 3 इज नॉन ट्रिवियल। देखो ऐसी जो इक्वेशन होती है, आप देख रहे हो कि हर वेरिएबल की डिग्री 1 है, हर टर्म के अंदर वेरिएबल की डिग्री 1 है, बराबर है। इसको बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज नोन एज होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सभी वेरिएबल की डिग्री बराबर हो, इसके अंदर 1 है। ठीक बात। क्या तुम एग्री करते हो कि सर 0 0 0 तो हमेशा इसका सॉल्यूशन रहेगा? डू यू ऑल एग्री कि 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन हमेशा रहेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा इसका एग्जिस्ट करेगा। सही बात है ना? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि एक्स वाई जेड ये सारे 0 तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे? करेंगे ना? ओके, करेंगे। ओके, अब देखो, तुम मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 के अंदर तुम कॉलम 1 में 0 0 0 डालोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो गई ना। एंड सिमिलरली तुम मानते हो कि डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये भी तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक बात, समझ में आ रही है बात कि सर यहां अगर आपने D1 D2 D3 जो कांस्टेंट पिछले स्लाइड पर लिए थे वो अगर आपने 0 0 0 ले लिए तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तो तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक बात है। अब मैं कहूं कि सपोज कि इसके ना इसके अलावा भी सॉल्यूशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन के ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन हो सकती है? तुम ये जान गए हो कि तीनों डेल्टा 0 है यहां पर, बताओ। कि मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। अब मैं आपसे यह पूछूं कि इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होगी? बताओ। इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन होगी? वेरी गुड, शाबाश। तो क्या क्या कंडीशन होगी? तुम कहोगे कि सर इसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए ना
तो इसका डेल्टा भी 0 करना पड़ेगा, इसका डेल्टा भी 0 करना पड़ेगा, मानते हो ना? और डेल्टा 0 करते ही इसके, अगर ये वैसा वाला केस नहीं है जो मैंने बताया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ऐसा केस नहीं, वैसा केस खैर हो भी नहीं सकता। तो अगर डेल्टा 0 हो जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर जाएंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले इसके बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है? इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं होगा बेटा, इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं होगा, वो एक्सेप्शन इसके अंदर हो ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर डेल्टा 0 हो गया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अंदर वो एक्सेप्शन नहीं हो सकता, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये सारी थ्योरी लेकर अब हम सवाल सॉल्व करने जाते हैं। मैंने बता दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और उनको हम बोलते हैं कि भाई इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दे विल बी इनफाइनाइट नंबर। कब एग्जिस्ट करेंगे? जब डेल्टा 0 हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है? डेल्टा 0 होना चाहिए, ठीक बात? आओ जरा अब सवाल सॉल्व करते हैं। चलो, अगर कोई ये पूछ रहा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो वो खुद सोचे, वो खुद सोचे कि यहां पर एक्सेप्शन क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना? ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि अगर डेल्टा और डेल्टा 1 नॉन जीरो हो जाए और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये मैंने बता दिया है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। करो इस क्वेश्चन को, करो बच्चों। फाइंड PQ so that the system of equation has unique solution, infinite solution, no solution। तो काम तो इतना है कि आपको चारों डेल्टा निकालने हैं, ठीक है? निकालो चारों डेल्टा, बिना देरी किए हुए निकालो। 2p6 12q 113। बिना ऑपरेशन किए हुए निकाल दो, कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी लगाओ। So this is twice of 6 minus q minus p time 3 minus q plus 6 time। तुम भी निकालो भाई, मैं डेल्टा निकाल रहा हूं, बाकी लोग डेल्टा 1 निकालें, कुछ लोग डेल्टा 2 निकालें, कुछ लोग डेल्टा 3 निकालें। इट इज 6 1 minus 2।
सो इट इज 12, इधर ही आया ना, 12 माइनस 6 दैट इज 6 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq। फैक्टर बन रहे हैं क्या? 2 टाइम 3 माइनस q माइनस p 3 माइनस q। मेरा तो डेल्टा आ गया p माइनस 2 q माइनस 3। ठीक बात। नाउ फाइंड योर डेल्टा 1। अरे कुछ मेहनत करो भाई, डेल्टा 1 फाइंड कर लो। डेल्टा 1 इट इज 854 p21 p21 6q3 6q3। थोड़ा यार तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो, कोई तो बताओ कि सर मैंने ये निकाला है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, कोई एक तो निकालो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। चलो कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं इसको, किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, तुम्हारी इच्छा। 8 6 माइनस q माइनस 5 3p माइनस 6 प्लस 4 pq माइनस 12। तो ये कितना हो गया? 48 48 प्लस 30, क्या बात है, 48 इधर भी आ रहा है, कैंसिल हो गया ये तो, 18 30 बच गया, 48 इधर भी तो आ रहा है। 30 माइनस 8q माइनस 15p प्लस 4pq। देखो जरा फैक्टर बन रहे हैं क्या? 32 15 माइनस 4q माइनस p 15 माइनस 4q। तो मैंने डेल्टा 1 भी निकाल लिया, इट इज p माइनस 2 p माइनस 2 4q माइनस 15। अब कोई मेहनत करके डेल्टा 2 बता दो। डेल्टा वन ये आया भाई मेरा। हाँ वो जो तूने किया उसके फैक्टर बना दे। वेरी गुड, डेल्टा 2 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल दिया आपने। कितना आ रहा है? डेल्टा 2 0 आ रहा है पक्का? डेल्टा 2 0 आ रहा है, ओके। अब एक रह गया, कोई वो बता दे तो बात बन जाए। डेल्टा 3 कोई बता दे तो बात बन जाए भाई। डेल्टा 3 कितना आ रहा है? p माइनस 2। देखो भाई बच्चों, ये कह रहे हैं p माइनस 2 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो आप। डेल्टा, ओके, बहुत सारे बच्चों का डेल्टा 3 p माइनस 2 आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इतने अच्छे बच्चे तो हैं यार, डेल्टा 2 तो डेल्टा 3 तो निकाल लेंगे। आ जाओ अब सवाल पर आ जाओ, अब सवाल पर आ जाओ। बताओ जरा,
यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट का आंसर बताओ। आप कहोगे कि सर डेल्टा जीरो मत होने देना, डेल्टा जीरो मत होने देना, सही है ना? यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब डेल्टा जीरो नहीं होता। तो क्या मैं इसका आंसर लिख दूं, फर्स्ट का आंसर, कि P 2 नहीं होना चाहिए? तो P बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2 एंड Q बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3। देखो बच्चों, P कैन बी एनी रियल नंबर, 2 मत बनने देना, Q कैन बी एनी रियल नंबर, 3 मत बनने देना। पहले का आंसर हो गया, ठीक बात? ओके, अब जरा हम बात कर ले इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा? सर सारे डेल्टा जीरो करो, सारे डेल्टा जीरो करो, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3, ये सब जीरो करो। तो तुमको नजर आ रहा होगा कि सारे डेल्टा P इक्वल्स टू 2 पर जीरो हो जाते हैं। ओके, P इक्वल्स टू 2 एंड Q कैन बी एनी रियल नंबर। P तो 2 होना ही चाहिए, बट Q कैन बी एनी रियल नंबर। अब देखो जरा कि सर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास वो वाला केस नहीं आता है जिसके अंदर नो सॉल्यूशन हो रहा हो। तुमको दिख रहा होगा, तुम तो यही देख लो, ये दोनों देख लो, Q कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना? क्योंकि किस किस केस के अंदर बात कर रहा है? इसके अंदर तो क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस 3 नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं ये कह रहा हूं कि P तो 2 होना चाहिए और Q कुछ भी हो सकता है। देख लो, अब जरा नो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। बताओ जरा, एक आंसर तुम भी कर दो कि नो सॉल्यूशन कब होगा? जल्दी आंसर करो बच्चों, बताओ भाई। नो सॉल्यूशन कब बनेगा? तुम कहोगे कि नो सॉल्यूशन बनने के लिए सर डेल्टा तो जीरो होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तब होगा। अगर तुमने P को 2 ले लिया, नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने P को 2 ले लिया तो भाई सारे डेल्टा जीरो हो जाएंगे, ये वाला केस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि सर P को 2 नहीं ले सकते? P को 2 नहीं ले सकते आप,
P कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2, 2 के अलावा कुछ भी लो, लेकिन सर डेल्टा 0 बनाना है तो Q को 3 ले लो। बात समझ में आ गई? P2 के अलावा कुछ भी लो, लेकिन Q को 3 ले लेना, डेल्टा को 0 बनाना है। तो Q शुड बी इक्वल्स टू 3 एंड P शुड बी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2। पॉसिबल है भाई, देखो ना। ठीक है, Q इक्वल्स टू 3 है, Q बिलोंग्स टू सेट नहीं है, Q इक्वल्स टू 3 है। P कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 नहीं होना चाहिए। वो अब तुम देख लो, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स तुम देख लो भाई। मुझे तो नहीं लगता कैलकुलेशन की मिस्टेक है, अगर होती तो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं यहां पर, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। अगर होती तो जवाब देते, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक बात, तो समझ में आ गया? ओके। कुछ भी लो ना यार। अरे 15/, अरे तुझे डेल्टा को 0 बनाना है मेरे बच्चे। तू डेल्टा 1 के ऊपर चला गया, क्यों चला गया? तुझे डेल्टा को 0 बनाना है, और ऐसे बनाना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो रहे। ठीक है, 15/4 लेके तू क्या करेगा? डेल्टा 1 को थोड़ी 0 बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये फटाफट खत्म कर लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको मेट्राइसिस का दे दूंगा। आज ही अपन थोड़ा मेट्राइसिस भी पढ़ लेंगे। अरे देर इज नो नीड टू राइट सॉरी एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। ये तुम मिस्टेक तो होती रहती है, कोई खास बात थोड़ी है। तुम क्वेश्चन पूछते हो सकता है उस क्वेश्चन को आप कैसे भी पूछ सकते हो यार। तो इसमें कोई वो मत लिखा करो, वी ऑल आर अ टीम। हम लोग, मैं आपकी टीम में ही हूं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई एडवांस को क्रैक करने की, तो आई एम इन योर टीम, टीम मेंबर है बस। ठीक है, ट्रिक अपन बाद में देखेंगे, अभी ट्रिक्स नहीं, अभी सिर्फ लर्निंग का फेज चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ होगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जैसे मेट्राइसिस शुरू होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने मेट्राइसिस नहीं पढ़ा होगा, तो इसके अंदर थोड़ा अपन ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि एडवांस के अंदर मेट्राइसिस पर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। तो वो चैप्टर अपने को एकदम डाइव डीप, तब अपने को मजा आएगा। बेटा 0/0 फॉर्म तो तुम बना रहे हो ना, 0/0 फॉर्म तो तुम बना रहे हो। मैं तो इसको ऐसे रीड कर रहा हूं, 0/0 फॉर्म तो तुमने बनाया, मैंने नहीं बनाया, है ना। तुमने बनाया इसको डिवाइड करके, मैं थोड़ी डिवाइड कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि यहां डेल्टा 1 0 है, डेल्टा भी 0 है, तो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। मैं तो ऐसे सोच रहा हूं, तुम कैसे सोच रहे हो तुम देखो। ठीक है ना, इट इज नॉट 0/0 फॉर्म। वाई यू आर डिवाइडिंग बाय डेल्टा? जब डेल्टा 0 हो गया तो तुम उससे डिवाइड कर ही क्यों रहे हो?
अरे Q15/4 नहीं होगा मेरे बच्चे, Q15/4 नहीं होगा। तुझे डेल्टा जीरो बनाना है नो सॉल्यूशन के लिए, तू डेल्टा वन क्यों जीरो बना रहा है? ठीक है। अब आज के बाद में तुम ब्लैक बुक लेकर ब्लैक बुक से डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जब वेक्टर्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा वेक्टर्स के अंदर क्या है। तो अब सीधा बात करते हैं कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछा है। तो क्या हो गया? इट इज sin3 थीटा cos2 थीटा 2, मतलब डेल्टा जीरो कर रहा हूं, डेल्टा को जीरो बनाऊंगा, -1 4 -1 4 7 1 3 7, ये जीरो होना चाहिए। sin θ4/3 मैंने तो कभी अपनी मैथमेटिकल लाइफ के अंदर देखा नहीं, sin θ को 4/3 आते हुए कभी नहीं देखा, पक्की बात बता रहा हूं एकदम, कभी नहीं आया sin θ 4/3। तो अब मैं इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में ही ओपन कर रहा हूं, सारे मेरे थीटा यहीं पड़े हुए हैं। तो दिस इज 28 - 21 7 sin3 थीटा माइनस cos2 थीटा, ये गया ये गया, -7 -7 -14, तो +14 cos2 थीटा 2, दिस -3 -4 -7 -14 +14 आएगा ना, +14, दोबारा देख लो, प्लस का 2 आया ना, -1 -7 -14 आया। देखना जरा मैंने सही लिखा है क्या, देखो बच्चों मैंने सही लिखा है क्या? डोंट से सॉरी, जस्ट टू अपनी अपनी मिस्टेक फील कर ले बस। मैं ये नहीं चाहता हूं कि यू राइट सॉरी एंड ऑल दिस थिंग्स, आई जस्ट वांट टू कन्वे, मैं बस इतना कन्वे करना चाहता हूं कि बी अवेयर कि मैं क्या लिख रहा हूं। अगर तुम ब्लैक बुक को सॉल्व करोगे तो मैं उसको क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूं, बट क्योंकि ब्लैक बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो थोड़ा तुमको करना पड़ेगा। देखो बच्चों मैंने सही लिखा है ना ये, यानी मेरी इक्वेशन हो गई sin3 थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ cos2 थीटा -2 इक्वल्स टू 0। अरे बैक कैसे करूंगा, फिर तो अंडू हो जाएगा यार, क्वेश्चन कहां गया, वो तो ये गायब हो जाएगा यार। तो क्वेश्चन उतारा कर यार, नोट डाउन किया कर।
अब तू देख रहा है कि साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला लगा दे, इसको ओपन कर दे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 2 थीटा को यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कट गया। साइन थीटा कॉमन भी आ गया, रादर माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल ले, तो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस, कितना आया, थ्री आया ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि साइन थीटा 0 हो जाए, एंड दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n इज सम इंटीजर। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। और ये देखो भाई, 12 फैक्टर बन रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा minus 3 is equals to 0. So this is 2 sin theta minus 1 and 2 sin theta plus 3 is equals to 0. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो आती होगी। ये तो संभव ही नहीं है, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल्स टू -3/2, -1 से छोटा हो ही नहीं सकता। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से मैं लिख सकता हूं, इट इज n पाई प्लस -1 की पावर n एंड पाई बाय 6, वेयर n इज सम इंटीजर। देखो जरा सही किया है ना मैंने। हाँ, 30 डिग्री एक आंसर है, उसको जनरलाइज करके लिख दिया। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ गिव्स यू इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा, उसमें से एक वैल्यू 30 डिग्री है, और उसको मैंने जनरलाइज करके लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से कि इट इज n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6, जो फॉर्मूला है। कोई जरूरी नहीं, किसी भी कोई किसी रो के रिस्पेक्ट में कर, किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। इक्वेशन तो आपके पास में यही आने वाली है जो मैंने लिखी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए ना यहां पर, कि अगर मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करूंगा तो मुझे कॉफिशिएंट्स मिलेंगे साइन 3 थीटा एंड कॉस 2 थीटा के। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा सा मैं ट्राई से शुरू करते हैं, क्योंकि दो टाइप के सवाल आते हैं, दोनों टाइप के मैंने बता दिए। राइट, सब पढ़ाऊंगा यार, आईटीएफ भी पढ़ाऊंगा, फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, application of derivative, differential equation, area under curve, vectors 3D, complex number, probability, सब 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 पढ़ाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब तो डिटर्मिनेंट का रिवीजन ही होगा ब्लैक बुक से। ठीक है, आओ जरा बात करते हैं, अब थोड़ा फोकस कर लो। This chapter is extremely important.
ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मैट्राइसिस का जो यूज है ना, ऑल्दो इट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी, मैट्रिक्स का जो इन्वेंशन हुआ वो तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ। उधर डिटर्मिनेंट का हुआ और इधर मैट्रिक्स का हुआ। लेकिन आज की डेट के अंदर, मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, तब तो इसका इन्वेंशन सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया गया था। लेकिन आज की डेट के अंदर ऐसा इतने सारे फील्ड इन्वॉल्व है जहां पर मैट्राइसिस यूज होता है। सिंपल, अगर आप देखो, तुम अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी साइट से जब आप सर्च करते हो प्रोडक्ट्स का, तो वो जो आपको रिकमेंडेशन भेजता है वो वहां पर वो मैट्राइसिस के एल्गोरिथम यूज करता है। इवन तुम गूगल पे कोई भी सर्च मारते हो, कैरियर विल सर्च मारा, तो वेब पेजेस जो हैं उनके रैंकिंग जो होती है वो भी मैट्राइसिस एल्गोरिथम के यूज से होती है। जितने भी तुम साइबर सिक्योरिटी के जितने भी जो चीजें हैं उनको देखते हो, वो सारे मैट्राइसिस का एल्गोरिथम का यूज करके, मैट्राइसिस का यूज करके साइबर सिक्योरिटी करी जाती है। ठीक है। इवन तुमने देखा होगा, जैसे कार्टून देखे होंगे, या जैसे एक पिक्चर आई थी एवेटर, एवेटर देखा होगा, उसके अंदर जो बनाए गए हैं एवेटर, उनका जो मोशन है वो भी मैट्रिक्स के एल्गोरिथम से ही बनाया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें मैट्रिक्स से ही बनाई जाती हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स का इट इज इकोनॉमिक्स में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सब जगह इसका यूज है। राइट। अपने लिए यूज क्या है? हमारे जेई एडवांस के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, जेई मेंस में सवाल आते हैं, हमारा यूज ये है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट द basic definition of matrices. It is array. Array का मतलब होता है अरेंजमेंट। इट इज array ऑफ, मैं नंबर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं, नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। rectangular form. It is an collection or arrangement of numbers in rectangular form. जैसे अब इसको लिखते कैसे हैं? लाइक 2 3 1 2 4 7, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 3 1 2 4 7। So this is the matrix, and डिटर्मिनेंट से ये डिफर हो जाता है। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, है ना। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ, ऑल दो नहीं लिखा रहेगा, तो दिस इज सिंपली 3, ऐसा मत बोल देना सर इसकी तो वैल्यू है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ये यहां से सेपरेट हो गया। ओके। तो इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एरे ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और तुमने देखा होगा डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी रोज होती हैं उतने कॉलम होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। मैंने यहां पर तुम देखो 3 रोज लिखी हैं, रो 1, रो 2, रो 3, और यहां मैंने 2 कॉलम यूज किए हैं, 1 and 2 ओनली। राइट। तो दिस कैन बी लाइक दिस, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं m रोज और n कॉलम का एक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, जनरल एलिमेंट लिख रहा हूं,
m rows. ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने m रोज यूज की हैं और n कॉलम यूज किए हैं. दिस इज कॉल्ड m by n order. m by n order. This is how many rows are there, और ये डिनोट करता है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. तो दिस इज m by n ऑर्डर मैट्रिक्स. ठीक बात. अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. अच्छा, इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कई बार शॉर्ट के अंदर कि ए एक मैट्रिक्स है. इनको जैसे डिटर्मिनेंट में बोलते थे ना, वैसे इनको एलिमेंट कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं. और शॉर्ट के अंदर ऐसा लिखते हैं, मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे लिखा हो, वेयर आई जो है दैट इज वैरी फ्रॉम 1 to m. m by n ऑर्डर का लिख रहा हूं तो इट इज 1 to m एंड j वैरीज फ्रॉम 1 to n. शॉर्ट के अंदर इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता था. ये मेरा शॉर्टकट है. मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि मैट्रिक्स ए ये ए आई जे एलिमेंट से बना हुआ है और आई 1 से m तक जा रहा है, j 1 से n तक जा रहा है. तो इट इज m by n ऑर्डर मैट्रिक्स. तो ये तो हम बात इतनी सी कर रहे हैं कि मैट्रिक्स है क्या और मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. ठीक बात. अब जैसे सपोज करो मैं आपको बोलता हूं, आप नोट डाउन करना चाहो तो फटाफट कर लो. ठीक है, नोट कर लिया. ओके. जैसे सपोज करो मैं आपको कहूं कि क्रिएट अ मैट्रिक्स, create a matrix of 3 by 2 order in which aij is equals to modulus of I minus 2j by 2. ठीक है, सिंपल एक बात बता रहा हूं. वन बाय वन का बेटा ध्यान नहीं रखते मैट्रिक्स का. 1 by 1 को नंबर ही मानते हैं. जैसे मैं ये तैयार करना चाह रहा हूं तो मैं इसको मैट्रिक्स ए नाम दे रहा हूं. ये 3 रोज और 2 कॉलम का है. अब मैंने रूल दे दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j बाई 2. तो फर्स्ट एलिमेंट I1 J1 इट इज माइनस हाफ. यहां चला गया, ये 1 2 एलिमेंट हो गया. 1 2 I1 J2. सो दिस इज माइनस 3 by 2. यहां पर आया A21. दिस इज 2, दिस इज 1 0. ये 2 2 हो गया तो 2 minus 4 minus 2 by 2 that is minus 1. This is 3 1 3 minus 2 by 2 it is half. This element is 3 2 तो 3 minus 4 that is minus half. देखना जरा सही लिखा है ना. हाँ, मॉडुलस
मॉडुलस है तो मॉडल, अच्छा मॉड अगर लिखा है तो मॉड लगा दो भाई, राइट डाउन दिस, मैंने मॉडुलस यूज किया है, उसका वैल्यू लिखते वक्त ध्यान नहीं रखा, अब मॉड लगा दीजिए, हाँ हाँ मॉड लगा दो भाई, मॉड लगा दो, वैल्यू लिखते वक्त मैंने ध्यान नहीं रखा, अब मॉड लगा दो। तो ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ भाई मॉड मॉडुलस का, ठीक है, मॉड है, मॉड है, मॉड लगा दो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं और मॉडुलस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर।